नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको आम कश्मीरियों की बात सुनवाऊंगा, उन कश्मीरी नागरिकों की बात जिन्होंने आज पहली बार वोट डाला, उन लोगों की बात जिन्हें वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का हक आर्टिकल 370 हटने के बाद मिला। ऐसे भी लोग मिले जिनकी उम्र 80 साल हो गई लेकिन उन्होंने पहले कभी नहीं वोट डाला था। इन नए वोटर्स ने किस अंदाज में खुशी का इजहार किया, ये सुनने और देखने लायक है। आज जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी फेज की वोटिंग हो गई। 65% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। पोलिंग बूथ के बाहर सुबह से ही वोटर्स की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। 10 साल पहले जिन पोलिंग बूथ पर सन्नाटा होता था, जहां संगीनों के साए में सिर्फ 6-7% वोटर पहुंचते थे, उन्हीं पोलिंग बूथ के बाहर आज ढोल नगाड़े बजते दिखाई दिए। नाचते गाते लोग वोट डालने पहुंचे। आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया गया। सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों के चेहरों पर दिखाई दी जो 3-3 पीढ़ी से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, जिन्हें पिछले 75 साल से जम्मू कश्मीर का नागरिक ही नहीं माना गया था, जिन्हें अब तक विधानसभा के चुनाव में वोट डालने का हक ही नहीं था। आज जब उन लोगों ने पहली बार वोट डाला तो कहा, बेटे की शादी में जितनी खुशी हुई थी उससे भी कहीं ज्यादा खुशी आज कश्मीर में वोट डालकर हुई। इन फर्स्ट टाइम वोटर्स की आवाज जम्मू कश्मीर में बदलाव की आवाज है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशी का इजहार है। इसके साथ साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से बापू बेटे की बात की, राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनने पर अडानी अंबानी को नचाने की बात क्यों कही, और आरक्षण के सवाल पर मायावती ने राहुल गांधी को क्यों कोसा। ये सब बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पहली बार वोट डालने वाले वोटर्स की बात। तीसरे दौर की वोटिंग के साथ आज जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव का काम पूरा हो गया। तीसरे फेज में आज कुल 40 सीटों पर वोटिंग हुई। इनमें से 24 सीटें जम्मू और 16 सीटें कश्मीर में थी। तीसरे फेज में 65% से ज्यादा वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 73% वोट उधमपुर में पड़े, कठुआ में 70% से ज्यादा और जम्मू में 67% वोटिंग हुई। कश्मीर में सबसे ज्यादा लगभग 64% वोटिंग बांदीपुरा में हुई। कुपवाड़ा में 63% और बारामूला में लगभग 56% लोगों ने वोट डाले। तीसरे राउंड की 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत का फैसला वोटर्स ने किया, उनमें कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद, बारामूला से निर्दलीय उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन बेग, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा की सीटों से चुनाव लड़ रहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जान लोन प्रमुख हैं। इनके अलावा जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट अहमद भल्ला, बांदीपुरा से कांग्रेस के उम्मीदवार उस्मान माजिद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व विधायक नजीर अहमद खान, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के ताज मोहिउद्दीन, पीडीपी के पूर्व विधायक बशारत बुखारी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के इमरान अंसारी, अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन मीर, कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह और बीजेपी के देवेंद्र राणा की किस्मत का फैसला भी आज वोटर्स ने मशीन में बंद कर दिया। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद और 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार इलेक्शन हुए हैं। पहले राउंड में 61% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, तो सेकंड फेज में 57% से अधिक मतदान हुआ था। इस बार भी वोटिंग को लेकर जम्मू और कश्मीर दोनों ही इलाकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। कश्मीर वैली के जिन इलाकों में पहले पोलिंग का बॉयकॉट होता था, आज उन इलाकों के पोलिंग बूथ पर वोटिंग शुरू होने से पहले ही वोटर्स लंबी लंबी लाइनें लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा खास थी जिन्हें पहली बार वोट डालने का मौका मिला। असेंबली इलेक्शन में जिनकी उंगली पर पहली बार नीली स्याही लगनी थी, आजादी के बाद पहली बार बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से आए रिफ्यूजीज की फैमिली, वाल्मीकि समाज और गोरखा समुदाय के मेंबर्स को असेंबली चुनाव में वोट डालने का मौका मिला। जम्मू, सांबा और कठुआ जिले में इन तीन समुदायों के 1.5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं।
अब तक पाकिस्तान से आए शरणार्थी, वाल्मीकि समुदाय के लोग और नेपाल से आकर जम्मू कश्मीर में बसे गोरखा समाज के मेंबर्स जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाते थे। आर्टिकल 370 और 35 से खत्म होने के बाद इन सबको डोमिसाइल स्टेटस मिला, राज्य के स्थायी नागरिक होने का हक हासिल हुआ, पहली बार असेंबली इलेक्शन में वोट डालने का मौका मिला। असल में 1947 में देश का बंटवारा होने के बाद तब के वेस्ट पाकिस्तान से 5,767 परिवार जम्मू कश्मीर में आकर बसे थे। इन सबको जम्मू, सांबा और कठुआ में बसाया गया था। जम्मू कश्मीर की सरकार ने इन शरणार्थियों को 4-4 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन 35A की वजह से उन्हें जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक, परमानेंट रेजिडेंट नहीं माना जाता था। उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। इस वजह से ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी लोकसभा के चुनाव में तो वोट डाल सकते थे, लेकिन असेंबली के चुनाव में इन्हें वोट डालने का हक नहीं था। आर्टिकल 370 और 35 से खत्म होने के बाद वेस्ट पाकिस्तान से आए रिफ्यूजीज के परिवारों को परमानेंट रेजिडेंट का दर्जा मिला। उन्हें प्रॉपर्टी के लिए, नौकरी हासिल करने के लिए अधिकार मिले। और आज जब असेंबली के इलेक्शन हुए तो इन शरणार्थियों के परिजनों ने जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते सुबह सुबह ही पूरा कुनबा पोलिंग सेंटर पर पहुंच गया और पहली बार विधानसभा चुनाव में वोट डाले। पचहत्तर सालों का संघर्ष था। हम लोग हिंदुस्तान से उठ के जम्मू कश्मीर में आए थे, लेकिन हम पे इन्होंने एक टैग लगा दिया था पाकिस्तानी होने का। उसकी सजा हमने 75 साल भुगती। हम रोते थे अंदर बढ़ के अपने कमरों के अंदर बैठ के कि मेरा पड़ोसी जो है वो वोट डालने जा रहा है और मैं अपने घर में बैठा हूँ। इवन के कोई आदमी गलती से लाइन में खड़ा हो जाता था तो उसको वहां से निकाल देते थे कि आपका वोटिंग राइट्स नहीं है, आप वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हो। लेकिन आज वो घड़ी खत्म हो गई। आज हम गा भिजाकर नाच के वोट डालने जा रहे हैं। बिल्कुल जश्न। हमारे घरों में भी आज मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, हलवा पूड़ी बनाई जा रही है और सभी के सभी खुश हैं कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हमारे बुजुर्ग इसी दिन के इंतजार में वो दुनिया छोड़ के भी चले गए, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं भारत सरकार के, जिन्होंने 75 सालों के बाद पहली मर्तबा हमें वोटिंग राइट्स दिया, जिसको हम कास्ट करने जा रहे हैं। कि देखो सर, हमने आज पहली बार वोट डाला था। हमें पहले वोट डालने जाते थे, हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता था कि अब वेस्ट पाकिस्तानी आपका वोट इधर नहीं डाले। सर हमें दिल में बहुत खुशी है ये ऐसे कि हमें अपने बेटे की शादी से भी ज्यादा खुशी है कि आज हमें कि अपने बेटे की शादी की खुशी नहीं है जितनी आज खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे नौजवान थे सब दार बदार बढ़ करे थे, क्योंकि हमारे पास तो स्टेट रिस्पेक्ट नहीं था। सर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हम तो ऐसी खुशी मना रहे हैं जैसे दिवाली चल रही है। पहले जाते थे, वापस आते थे, रोते रोते आ जाते थे, पानी नहीं देते हमारे को वोट। आप बहुत खुशी से गए, बहुत खुशी से वापस आ गए। हम तो ऐसे बैठे रहते थे अंदर में, हमारे को वोट डालने नहीं देते थे। अब हमारा जन्म भी इधर का, हम बहू भी इधर, शादी भी इधर हुई। बोलते पाकिस्तानी पाकिस्तानी वेस्ट पाकिस्तानी। आज तो हमारे धूमधाम से वोट डाले हैं, धूमधाम से वोट डाले हैं हमने। पाकिस्तान से आकर जम्मू कश्मीर में बसे इन शरणार्थियों को एक तरह से आज फुल सिटीजनशिप मिल गई। पिछले 77 साल से चल रही इनकी लड़ाई अब खत्म हो गई। इन लोगों को नागरिकता के अधिकार देने की शुरुआत 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटने के साथ हुई थी। 2020 में रिफ्यूजी फैमिलीज ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में पहली बार वोट डाला था, फिर लोकसभा चुनाव में वोट दिया। इसके बाद इसी साल जुलाई में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इन शरणार्थी परिवारों को उन जमीनों के मालिकाना हक दिए जो इनको 1947 और उसके बाद अलॉट की गई थी। अब असेंबली इलेक्शन में वोटिंग का अधिकार मिलने पर इन शरणार्थी परिवारों की खुशी छुपाई नहीं छुप रही। सर ऐसा है कि 70 साल हुए हमारा देश आजाद हुए, तब से 47 से जहाँ वेस्ट पाकिस्तानी जो आए हुए हैं उनको ऐसे था कि जैसे जब वोट पड़ते थे तो लोगों को लाइनों में देखकर उनका मन जो था काफी खराब होता था कि हमें भी काश हमें भी ये वोट डालने का हक मिले और हम भी वोट डाल सकें। और आज इनको जो हक मिला है वेस्ट पाकिस्तानी को 70 साल बाद, जैसे कि
किसी के बाद बहुत देर के बाद बच्चा होता है, उनको जितनी खुशी मिलती है उससे ज्यादा खुशी हम बयान नहीं कर सकते कि जितनी खुशी मिल रही है। हमें इतनी खुशी हो रही है कि पहले हम बाहर से देखते थे, लाइनें लगती थी कि लोग वोट डालते, हमारा मन बहुत खराब होता था कि हमें बेस्ट पाकिस्तानी कहा जाता है। लेकिन इस बार हमें पहली बार वोट डालने का हक मिला है, हमें तो बहुत ही खुशी है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ऋण कभी नहीं चुका सकते। पाकिस्तान में आप लोग कहाँ से आए? हम इधर कराची से, हम हमारी तीसरी पीढ़ी है, 47 से आए। हमें बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार हमको वोट डालने का हक मिला है। तो पाकिस्तान में कब और कहाँ से आए? सर हम लोग 47 से आए हैं, जब जंग हुआ था तभी के आए हैं इधर। मौका मिला, आपने वोट डालना है, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? मैं सर हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी है कि ठीक है, मोदी सरकार का देन हम ठीक कभी नहीं दे सकते। जो सरकार ने हमारे लिए किया ना, बहुत अच्छा किया है। 1947 में वेस्ट पाकिस्तान से आकर जम्मू कश्मीर में बसे लगभग 6000 परिवार अब बढ़कर 22,000 से ज्यादा हो गए हैं और इनकी कुल आबादी लगभग 1.5 लाख है। लेकिन अब तक ये लोग जम्मू कश्मीर में अपनी पसंद की सरकार नहीं चुन सकते थे। इन्हें सरकारी नौकरी का हक नहीं था, न प्रॉपर्टीज पर मालिकाना अधिकार मिलता था। 75 साल के बाद अब सारे राइट्स, सारे हक हासिल हुए हैं। वोट की ताकत भी अब इनके पास है। अब ये अपने ही मुल्क में शरणार्थी नहीं है। हमको पहली बार ये वोट का हक मिला कि जब से 370-35 को हटाया गया, उसको हटाने के बाद हमको पूरे हक मिले, हमको पूरे इख्तियार मिले। बहुत खुश हैं वोट डालने के लिए, बहुत खुश हैं हम। हमारे रिश्तेदार, हमारे सज्जन संबंधी जो हैं वो सब खुश हैं कि आज इनको भी वोट का हक मिला है। आज हमारे को इतनी खुशी है कि हमारे को पूरी रात नींद नहीं आई। हमारे को नींद इसलिए नहीं आई कि ये हमारा वोट डालने का पहला मौका मिला और मैं सुबह ही 4 बजे उठ करके नहा धो करके और बिना कुछ खाए पिए पोलिंग बूथ पर आ गया और अपना वोट कास्ट किया। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। पहले हम वोट डालने सिर्फ हम एमपी का वोट डाल सकते थे। हमारे को विधानसभा का वोट डालने का अधिकार नहीं था। हमारे बच्चों को नौकरी का अधिकार नहीं था। हमारा स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनता था। हमारे को कोई मालिकाना हक नहीं था। अभी हमारे को जब से ये सरकार आई है, अभी हमारे को हमारे वोट डालने का अधिकार भी मिल गया है और हमारे को जमीनों का मालिकाना हक भी मिल गया है। हमारे को हमारे बच्चों को नौकरियों का हक भी मिल गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मौजूदा सरकार का, जिन्होंने हमारे को इस वोट का हक अधिकार दिया। मैं पिछले 40 साल से जम्मू कश्मीर के चुनावों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। आज पहली बार देखा कि जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे। पहली बार देखा लोग नाचते गाते जश्न मनाते हुए वोट डालने पहुंचे। पोलिंग के दिन ऐसी तस्वीरें जम्मू कश्मीर में पहले कभी नहीं दिखाई दी। मुझे याद है, सिर्फ 7 साल पहले की बात है, 2017 में श्रीनगर लोकसभा सीट पर बाई इलेक्शन था। फारूक अब्दुल्ला मैदान में थे। वोटर लिस्ट में 12,61,315 लोगों के नाम थे, लेकिन पोलिंग बूथ तक पहुंचे सिर्फ 7% वोटर। फारूक अब्दुल्ला को कुल 48,000 वोट मिले और वो चुनाव जीत गए। लेकिन आज उसी जम्मू कश्मीर में अगर 65% वोटिंग हो रही है तो ये जम्मू कश्मीर में आए बदलाव का सबूत है। जो लोग बंटवारे के वक्त अपना सब कुछ छोड़कर जम्मू कश्मीर जाकर बस गए थे, जिन्हें 75 साल तक पाकिस्तानी कहा जाता रहा, लेकिन ये लोग 1947 में जिस इलाके से आए थे वो उस वक्त हिंदुस्तान था। फिर भी 22,000 परिवारों को 75 साल तक अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहना पड़ा। 3-3, 4-4 पीढ़ियां इस इंतजार में गुजर गईं कि एक न एक दिन उन्हें भारतीय होने का, कश्मीरी कहलाने का हक हासिल होगा। इस हक को आज उन्होंने अपनी उंगली पर लगी स्याही में महसूस किया। महिलाओं के चेहरे पर वोट डालने की खुशी, उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू देखकर एहसास हुआ, इन लोगों के लिए आर्टिकल 370 हटाए जाने का मतलब क्या है। आज हम उनकी खुशी का अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन उस दर्द को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे जो दर्द उन्होंने आर्टिकल 370 के कारण 75 साल तक बर्दाश्त किया।
आज इन लोगों को पहली बार वोट देने का हक मिला, इसलिए पूरे परिवार ने 100% लोगों ने वोटिंग की और खुलकर कहा मोदी को वोट देंगे, क्योंकि मोदी ने उन्हें वोट देने का हक दिया है। इन लोगों में इस बात की नाराजगी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से आर्टिकल 370 को वापस लाने की कसम खा रही है और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है। इसी बात को बीजेपी चुनावी मुद्दा बना रही है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की रैली में कहा कि कांग्रेस के नेता 370 वापस लाने की बात तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, लेकिन कभी उनके मुंह से यह नहीं निकलता कि पीओके को भी वापस लाना है। कुछ पोस्ट देख रहा था, इनमें लिखा था कि कांग्रेस के लोग जोर जोर से कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने एक बार भी कभी ये नहीं कहा कि पीओके को वापस लाएंगे। पीओके वापस लाना उनके मुंह से नहीं निकलता है। कांग्रेस ने देश का मुकुट तोड़ दिया, कश्मीर के भी टुकड़े कर दिए, इतना बड़ा हिस्सा गंवा दिया। ये उस पीओके को वापस लाने की बात नहीं करते, लेकिन ये लोग 370 वापस लाना चाहते हैं। 370 की वापसी के मुद्दे पर कांग्रेस को पाकिस्तान की सरकार ने भरपूर समर्थन दिया है। जो एजेंडा पाकिस्तान को पसंद है, वो कट्टर देशभक्त मेरे हरियाणा के लोगों को क्या कभी भी पसंद आ सकता है क्या? मोदी की बात सही कि पूरे देश की जनता चाहती है पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, वो वापस आना ही चाहिए। ये हमारी पार्लियामेंट का संकल्प है, ये हमारे देश का संकल्प है। नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में थे। पलवल में मोदी की रैली हुई। 5 अक्टूबर को वोटिंग से पहले हरियाणा के इलेक्शन कैंपेन में नरेंद्र मोदी की आखिरी रैली थी। इस रैली में मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला किया। मोदी ने कहा कांग्रेस सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, सिर्फ धोखेबाजी करती है, जनता को इमोशनल इश्यूज पर गुमराह करती है, बड़े बड़े झूठे वादे करती है और चुनाव के बाद सब कुछ भूल जाती है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का यही धंधा है, कांग्रेस ने यही काम लोकसभा इलेक्शन में किया, यही हरियाणा में कर रही है। नरेंद्र मोदी ने आरक्षण के मुद्दे का उदाहरण दिया, कहा कि कांग्रेस के नेता जाति के नाम पर लोगों को बहकाते हैं, आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अमेरिका जाकर कांग्रेस के शहजादे रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कहते हैं। कांग्रेस से सबसे अधिक नाराजगी तो दलित, पिछड़े और वंचित समाज की है। दलित समाज ने भी ठान लिया है बापू बेटे की राजनीति को चमकाने का अब दलित मोहरा नहीं बनेंगे। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। कांग्रेस कहती है कि वो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। कर्नाटका में इन्होंने यही तो किया है। जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी, इन्होंने दलितों, पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया। धर्म के आधार पर अपने वोट बैंक में बांट दिया। ये लोग दिन रात मुझे गालियां देते हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री जी, सैनी जी को भी गालियां देते हैं। हमारा और कोई गुनाह नहीं है। हमारा गुनाह यही है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए हैं, इसलिए गालियां दे रहे हैं।
मोदी ने बापू और बेटे की बात भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए की। क्योंकि कुमारी शैलजा दलित नेता हैं, उनकी खटपट भूपेंद्र हुड्डा से है, इसलिए मोदी ने कहा अब तो दलितों ने ठान लिया कि हरियाणा में बापू बेटे की नहीं चलने देंगे। हालांकि इसका जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। आज राहुल गांधी भी हरियाणा में थे। बहादुरगढ़ में राहुल गांधी ने दीपेंद्र हुड्डा के साथ रोड शो किया। इसके बाद बहादुरगढ़ और गोहाना में पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया। बहादुरगढ़ की रैली में राहुल ने माना कि पार्टी में गुटबाजी थी, कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सब ठीक कर दिया है। कुमारी शैलजा या भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिए बगैर राहुल ने संविधान की कॉपी लहराते हुए कहा कि हरियाणा में लड़ाई तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, बाकी पार्टियां तो बीजेपी की मदद करने के लिए लड़ रही हैं। राहुल ने कहा यह सही है कि जंगल में जिस तरह से शेर कभी कभी आपस में लड़ जाते हैं, वैसे ही हरियाणा कांग्रेस के शेर भी आपस में झगड़ जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने सारे झगड़े सुलझा दिए हैं। ये जो छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं, ये बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, मतलब लाइन लगी हुई है। ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। ये लड़ाई कहना नहीं चाहिए, मगर यहां पे कांग्रेस का तूफान आ रहा है। जंगल में आपको कभी आप जाओ, रणथंभौर या जंगल में जाओ, तो आपको एक शेर दिखेगा। अकेले रहते हैं शेर, मगर कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जहां सारे के सारे शेर एक साथ खड़े हो जाते हैं, मिल जाते हैं। कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से, फिर मेरा काम शेरों को एक साथ खड़े करने का है। इसके बाद राहुल अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर आए। अंबानी अडानी की बात की। कहा मोदी सरकार जनता की जेब काटकर कुछ चहेते उद्योगपतियों की जेबें भर रही है। मोदी के राज में अडानी अंबानी देश को नचा रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उन लोगों को नचाएगी जो आज देश को नचा रहे हैं। मैं नोट कर रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी को देगा, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों को, मजदूरों को, माताओं बहनों को देंगे। आपने अभी जो इन लोगों से मजा करवाना है करवा लो, जितना इनको नचवाना है नचवा लो, मगर जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन लोगों को नचवाएंगे, इन लोगों से मजा करवाएंगे। मेरे दिमाग में लाइन बिल्कुल क्लियर है भैया। मैं तो जैसे बैंक होता है ना, जैसे बैंक अकाउंट में इन आउट होता है ना, एक साइड पैसा अंदर आया, दूसरी साइड पैसा बाहर गया, मैं वो रिकॉर्ड रख रहा हूं भैया। जितना उधर अंदर जा रहा है उतना ही, जितने रुपए अंदर गया उधर, उतने ही रुपए मैं निकाल के यहां डालूंगा। बहादुरगढ़ में राहुल गांधी की रैली के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी पब्लिक मीटिंग हुई। शिवराज चौहान ने कहा राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि उनके विरोध में बौखलाए हुए हैं। वो नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी कह देते हैं, कितना भी झूठ बोल देते हैं। शिवराज सिंह ने कहा राहुल गांधी मोदी को जितनी गाली देंगे, कांग्रेस का ग्राफ उतनी तेजी से गिरता जाएगा। राहुल गांधी तो ऐसे मोदी विरोध में पागल है कि जो समझ में आते हैं सफा झूठ, ऐसा धड़ाधड़ बोलते जाते हैं कि पता नहीं दुनिया भर के झूठे मरे होंगे तब इनका जन्म हुआ। एकदम साफ झूठ, कोरा झूठ, शर्म भी नहीं आती, और इतने ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से भरे हैं। अब खड़गे साहब अरे कि नहीं हटाऊंगा तब तक नहीं मरूंगा। अरे भैया तुम 1000 साल जियो दादा, खूब जियो। भारतीय जनता पार्टी की शुभकामनाएं। लेकिन ऐसी भाषा बोलनी चाहिए क्या, बताइए? राजनीति में इतना द्वेष और इतनी ईर्ष्या होनी चाहिए? आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी हरियाणा में पब्लिक मीटिंग की। हरियाणा में बीएसपी और आईएनएलडी का अलायंस है, क्योंकि राहुल गांधी ने कैंपेन के दौरान जातिगत जनगणना की बात की।
दलितों और पिछड़ों को आबादी के हिसाब से आरक्षण का वादा किया। मायावती ने इसका जवाब दिया। जगाधरी की रैली में मायावती ने कहा कि कांग्रेस के नेता आरक्षण को लेकर झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई यह है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है और दलितों को यह हकीकत याद रखनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी, कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने भी विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को आगे वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। इससे साफ जाहिर है कि आपका आरक्षण बहुत खतरे में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण शेड्यूल कास्ट में जितनी जातियां आती हैं सबको दिया था। उन्होंने केवल एक जाति को नहीं दिया था, उसमें विभिन्न जातियां हैं, सब कास्टें हैं। जो इन्हें आरक्षण का ये संवैधानिक अधिकार दिया है, तो इसे बचाने के लिए अब यह हरियाणा प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में इन वर्गों को, ऐसी सभी आरक्षण विरोधी पार्टियों को अपना कतई भी वोट नहीं देना है। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी के लिए चैलेंज है एंटी इनकम्बेंसी। पार्टी की लोकल लीडरशिप से जनता की नाराजगी। कांग्रेस के लिए चुनौती है अपनी पार्टी में इनफाइटिंग और आम आदमी पार्टी समेत दूसरी स्थानीय पार्टियां जो एंटी बीजेपी वोट को बांट सकती हैं। मायावती के लिए चैलेंज है अपने दलित वोटर बैंक को बचाए रखना। लेकिन मेन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। नरेंद्र मोदी के कैंपेन के बाद बीजेपी की हालत में सुधार हुआ है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आज भी कांग्रेस के पास अपर हैंड है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। जमीन घोटाले के केस में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ आज लोकायुक्त पुलिस ने जांच शुरू कर दी। लोकायुक्त पुलिस ने मैसूरू में उन साइट्स का दौरा किया जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की वाइफ के नाम अलॉट की गई थी। लेकिन कल देर रात इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया। कल जैसे ही ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया, उसके कुछ ही देर बाद सिद्धारमैया की वाइफ पार्वती ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को चिट्ठी लिखकर उन 14 प्लॉट्स को सरेंडर करने की पेशकश की जिनको लेकर घोटाले का इल्जाम लग रहा है। पार्वती की चिट्ठी आज सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने मैसूरू में MUDA कमिश्नर को सौंपी। इस चिट्ठी में सिद्धारमैया की वाइफ ने लिखा कि प्लॉट्स वापस करने का फैसला उनका है। इसके बारे में उन्होंने सिद्धारमैया और अपने बेटे को भी नहीं बताया है। पार्वती ने लिखा कि सिद्धारमैया को फंसाया जा रहा है, इसलिए वो इस विवाद को खत्म करने के लिए परिवार को बिना बताए सारी जमीनें वापस करना चाहती हैं। मजे की बात है कि पार्वती ने लिखा इस फैसले के बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं की। उन्हें इस फैसले के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन पार्वती की चिट्ठी का कंटेंट कल रात ही मुख्यमंत्री की ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर किया गया था। चिट्ठी को सिद्धारमैया के बेटे ने डिलीवर किया और आज सिद्धारमैया ने भी ट्विटर पर लिखा कि वो अपनी वाइफ के इमोशन का सम्मान करते हैं। हालांकि सिद्धारमैया अब तक इन जमीनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो लगातार कह रहे थे ये प्लॉट्स कानूनी तौर पर उनके परिवार के हैं, वो इन्हें वापस नहीं करेंगे। अगर अथॉरिटी उन्हें 62 करोड़ का मुआवजा दे तो वो इन जमीनों को सरेंडर करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कल ईडी के केस दर्ज करने के बाद सिद्धारमैया का रुख बदला हुआ है। आज भी सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी पत्नी इस मामले पर हो रही राजनीति से दुखी है, इसलिए उन्होंने प्लॉट सरेंडर करने का फैसला किया। सिद्धारमैया ने कहा कि ईडी ने जो केस दर्ज किया है वो राजनीति से प्रेरित है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बदले की कार्रवाई है, लेकिन न तो वो डरेंगे और न इस्तीफा देंगे। वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ಮೂಡಾದವರು ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು। ये जमीन मेरी पत्नी के भाई ने उसे तोहफे में दी थी। मुडा ने इसका अधिग्रहण कर लिया, इसीलिए मेरी पत्नी ने मुडा से दूसरी जगह की मांग की। उन्होंने विजयनगर में जमीन नहीं मांगी थी, लेकिन उन्हें वहां जमीन मुडा ने दी। ये अब बड़ी राजनीति का विषय बन गया है। बीजेपी जेडीएस को जो करना है वो करने दीजिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं है। इसमें मेरी भूमिका क्या है? मेरी पत्नी को लगा कि इस पर राजनीति हो रही है, इसीलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी, क्योंकि वो कोई विवाद नहीं चाहती हैं।
बीएस येदियुरप्पा का केस और मेरा केस बिल्कुल अलग अलग है। उन्होंने जमीन को डी नोटिफिकेशन किया था और इस केस में मैं कहीं शामिल नहीं हूं। मैं इस्तीफा देने नहीं जा रहा हूं, चाहे ईडी आए या कोई और एजेंसी, मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा, चोरी का माल लौटाने से केस खत्म नहीं हो जाता, चोर चोरी कहलाता है। अगर मुख्यमंत्री का इरादा ठीक था तो यह फैसला 3 महीने पहले करना चाहिए था। अब जब सिद्धारमैया पर जांच की तलवार लटक रही है तो उससे बचने के लिए नाटक कर रहे हैं। विजयेंद्र ने कहा कि साइट सरेंडर करने की पेशकश करके सिद्धारमैया ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए अब उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उस चिट्ठी में लिखा है सिद्धरामैया की वाइफ की तरफ से, सिद्धरामैया वाइफ ने लिखा है नहीं तो सिद्धरामैया खुद लिखा है, वो हमको मालूम नहीं है। लेकिन ये 2 महीने पहले बोलना चाहिए था। जब भारतीय जनता पार्टी सदन में इस मामले में चर्चा करने के लिए कोशिश की, तब सिद्धरामैया को फैसला लेना चाहिए था। जो गलती हुआ है उसको मान के, हाँ गलत हुआ है हमारा तरफ से, जो निवेश मिला है हमको, हम लोग वापस कर रहे हैं, डिसीजन लिया है, ऐसा डिसीजन तब लेना चाहिए था 2 महीने पहले। अभी ये सब चिट्ठी लिखना, इनोसेंस क्लेम करना, ये ठीक भी नहीं रहेगा, जनता भी नहीं मानेंगे। क्योंकि हाईकोर्ट जजमेंट आने के बावजूद भी पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, ये ठीक नहीं है। चीफ मिनिस्टर खुद एक एडवोकेट है, इसलिए वो समझना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए मैसूर मुडा के स्कैम में। सिद्धरामैया जी समझ के बैठे थे, लोकायुक्त इन्वेस्टिगेशन करेगा तो चलता है, क्योंकि ऑफिसर सभी सिद्धरामैया को जो क्लोज सर्कल में वही लोग हैं लोकायुक्त पुलिस में। सही तरीके से, सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन होना है तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से ही, सीबीआई से होना पड़ेगा। तो सिद्धरामैया जी जब ईडी ने एफआईआर रजिस्टर किया है, अभी उसको टेंशन में आके सब डिसीजन ले रहा है साइट्स को वापस सरेंडर करने की। हालांकि कांग्रेस के नेता अभी भी सिद्धरामैया के बचाव में खड़े हैं। कर्नाटक के लॉ मिनिस्टर एच.के. पाटिल ने कहा, जब पति पर आरोप लगे तो पत्नी की चिंता स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री की वाइफ के फैसले से उन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो सिद्धरामैया की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे थे। एच.के. पाटिल ने कहा, केंद्र सरकार कांग्रेस के खिलाफ जांच एजेंसीज का मिसयूज कर रही है। सिद्धरामैया पर केस दर्ज करके ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी गलती की है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स वाइफ हैज रिएक्ट। जिस तरह मुख्यमंत्री की पत्नी ने जमीनों को लौटा दिया है, ये अपने पति के सम्मान के प्रति उनकी चिंता को दिखाता है। एक पत्नी के लिए ये स्वाभाविक है कि अगर कोई उनके पति के सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उन्हें परेशानी होगी। यही वजह है कि उन्होंने ये भावनात्मक फैसला लिया और मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया है। ये उन सारे सवालों को खत्म कर देगा जो लोगों के मन में इन 14 प्लॉट्स को लेकर थे। मेरे लिए ये चौंकाने वाली बात है कि मुडा को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा जा रहा है। इसमें पैसा कहाँ है? ये मामला दशकों पुराना है। इसमें प्लॉट्स का अलॉटमेंट हुआ, लेकिन विडंबना है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। मुझे शक है कि वो इसे कैसे साबित कर पाएंगे। अगर ईडी इस रास्ते पर गई तो मुझे लगता है कि ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। लेकिन बीजेपी इतनी आसानी से इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। आज रविशंकर प्रसाद ने कहा, जहां जहां कांग्रेस की सरकार आती है वहां वहां जमीनों का घोटाला होता है। अब खरगे और राहुल को इस पर सफाई देनी चाहिए कि कांग्रेस के नेताओं को जमीनों से इतना प्यार क्यों है। हुडा जी और मुडा दोनों साथ चलते हैं। कहीं पड़ोसी हरियाणा में हुडा जी की डील होती है, अभी सिद्धारमैया का मुडा का डील चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की सत्ता में लैंड के प्रति क्यों आकर्षण होता है? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे जी के परिवार का कोई सिद्धार्थ विहार सोसाइटी है, उसकी भी चर्चा सामने आ गई। क्या मतलब है? क्या हो मुख्यमंत्री, उनका परिवार, क्या हो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका परिवार, और पूर्व में तो दामाद बाबू की चर्चा बहुत हो चुकी है। आज हम भाजपा की ओर से सवाल उठाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकारों को
लैंड डील से इतना प्यार क्यों है? आपके खिलाफ जब आरोप तय हो गया तो इतने के बाद कि साहब हम वापस करेंगे, ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। ऐसा लगता है कि कर्नाटक में 13 साल बाद हिस्ट्री रिपीट हो रही है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 2011 में रचेनाहल्ली डी नोटिफिकेशन घोटाले में तब के कर्नाटक के राज्यपाल HR भारद्वाज ने येदियुरप्पा के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी थी। तब सिद्धारमैया ने उनका इस्तीफा मांगा था। येदियुरप्पा भी इसी तरह इस्तीफा न देने पर अड़े रहे। 7 महीने तक कांग्रेस ने इसे बड़ा इशू बनाया। बीजेपी को जबरदस्त सियासी नुकसान हुआ और आखिरकार 7 महीने बाद येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा था। अब सिद्धारमैया बिल्कुल उसी तरह के केस में फंसे हैं और बीजेपी उन्हें येदियुरप्पा के केस की याद दिला रही है। तू डाल डाल, मैं पात पात, ये खेल चल रहा है। गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जांच के आदेश दिए। सिद्धारमैया कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट से राहत नहीं मिली। FIR दर्ज हुई तो सिद्धारमैया ने सबसे पहले कर्नाटक में CBI की एंट्री पर पाबंदी लगा दी। अगले दिन ED ने केस दर्ज कर लिया। कुछ ही घंटों में सिद्धारमैया की वाइफ ने जमीनों को वापस करने की पेशकश कर दी। इसका मतलब यह लगाया गया कि लैंड अलॉटमेंट में गड़बड़ तो हुई है, लेकिन इससे केस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा कि ये जमीन वापस दे दी जाए। सिद्धारमैया के सियासी करियर पर जरूर असर पड़ेगा और इसका फायदा DK शिव कुमार को मिलेगा। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। दुर्गा पूजा से पहले यहां आज ममता बनर्जी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल पर चले गए। जूनियर डॉक्टर्स ने एक बार फिर काम बंद कर दिया। आज जूनियर डॉक्टर्स ने कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पास कॉलेज स्क्वायर से रवींद्र सदन तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार ने डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। पश्चिम बंगाल में थ्रेट कल्चर चल रहा है। डॉक्टर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और सरकार ने हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं किए। इसलिए डॉक्टर्स के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि पिछले दिनों सागर दत्त मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स पर हमला किया गया। तृणमूल कांग्रेस के नेता हुमायूं कबीर ने डॉक्टर्स को देख लेने की धमकी दी। इसके बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। इसलिए जब तक सरकार डॉक्टर्स की सुरक्षा के इंतजाम नहीं करती तब तक जूनियर डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटेंगे। अभी कुछ दिनों पहले आपने फिर से देखा है कि सागर दत्ता में एक फिजिकल वायलेंस का डॉक्टर्स के ऊपर इंसिडेंट हुआ है। हमारा यही फिर से कहना है कि 2-2.5 महीने पहले जो कंडीशन हुआ था उसमें और अभी के कंडीशन में तो फिर कोई भी चेंज नहीं हुआ। इस चीज़ को देखते हुए हम लोग कंप्लीट सीज वर्क, वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फोरम में जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं सारे जा रहे हैं कंप्लीट सीज वर्क पे। वो जो डिमांड हम लोगों का था वो डिमांड ज़रूर कंप्लीट किया जाए, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी सर के बातचीत होने के बाद 13 डेज निकल चुका है, बट अभी तक इसके बारे में कोई स्पेसिफिक बात अभी तक निकल के नहीं आया। इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो वो हम लोगों का जो डिमांड है वो तुरंत फिलअप किया जाए। जब तक हम लोगों का सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होगा, जब तक ये सिस्टम इंश्योर नहीं होगा, हम लोग कंप्लीट सीजवर्क में जाएंगे। पूजा के पहले अगर हम लोगों का डिमांड्स फुलफिल हो जाए तो सीजवर्क उठा देंगे, नहीं तो हम लोगों का सीजवर्क चलेगा। डॉक्टर्स की स्ट्राइक को बीजेपी का पूरा सपोर्ट है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स से सुरक्षा का वादा किया, वो वादा झूठा निकला। तृणमूल कांग्रेस के नेता ही डॉक्टर्स को धमका रहे हैं। ऐसे में अगर डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स की जो डिमांड है वो डिमांड बहुत लॉजिकल है और वो डिमांड हम सिंपैथी के साथ उसको हम मानते हैं कि उसमें वो डिमांड फुलफिल होनी चाहिए, उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। बट ये सरकार उनकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रही है। सरकार की पूरी तरीके से कामयाबी है और जिस तरीके से आंदोलन चलते हुए फिर से एक बार सागर दत्त मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से थ्रेट कल्चर सामने आ गया, तो पूरे बंगाली थ्रेट कल्चर के ऊपर चल रहा है। हाँ, हुमायूं कबीर ने जिस तरीके का थ्रेट दिया है कि डॉक्टर्स को
वो ये करेंगे, उसको हैरास करेंगे, हाँ, घेराबंदी करेंगे, घेराव करके रखेंगे। तो ये दर्शाता है कि देयर इज नो सेफ्टी फॉर द डॉक्टर्स। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने डॉक्टर्स पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। कुणाल घोष ने कहा ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स से जो वादे किए थे वो पूरे किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी को लेकर सीसीटीवी लगाए गए हैं, दूसरे इंतजाम भी किए गए हैं। इसके बाद भी डॉक्टर्स ने फिर से हड़ताल शुरू कर दी है। ये ठीक नहीं है। चीफ मिनिस्टर ट्राइड हर बेस्ट। हमारी मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी कोशिश की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और सुरक्षा इंतजामों को लेकर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरह काम को ठप करना सही नहीं है। कुछ जूनियर डॉक्टर्स कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने पूरी तरह काम बंद किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को भी तैयार नहीं है। डिफाइंग। हालांकि जूनियर डॉक्टर्स ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर सवाल उठाए हैं, अपनी सुरक्षा को हड़ताल पर जाने का कारण बताया है, पर लगता है खेल कुछ ज्यादा बड़ा है। पहले भी डॉक्टर हड़ताल खत्म नहीं करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो भी उन्होंने ममता बनर्जी को काफी छकाया। ममता अपने स्वभाव के विपरीत कई बार झुकी और डॉक्टर्स को किसी तरह हड़ताल खत्म करने के लिए मनाया। अब डॉक्टर्स का फिर से हड़ताल पर जाने का फैसला खतरे की घंटी है और ये मामला एक बार फिर लंबा खींच सकता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। आज देवेंद्र फडणवीस का एक बयान महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा इशू बन गया। देवेंद्र फडणवीस ने आज वोट जिहाद की बात की। कोल्हापुर में कनेरी मठ संत समावेश कार्यक्रम में फडणवीस ने कहा कि वोट जिहाद से सावधान रहने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेने की जरूरत है। फडणवीस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है, भले ही वो संख्या में कम हो, लेकिन एकजुट होकर वोट करेंगे तो हिंदुत्ववादी शक्तियों को हरा सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र की 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट जिहाद का पैटर्न देखा गया। फडणवीस ने धुले सीट का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा धुले सीट पर 5 विधानसभा क्षेत्रों में एक उम्मीदवार 1,90,000 वोट से आगे चल रहा था, लेकिन सिर्फ मालेगांव असेंबली एरिया में दूसरे उम्मीदवार को 1,94,000 वोट मिले और वो 4,000 वोट से जीत गया। फडणवीस ने लोगों से कहा यह संकेत खतरनाक है, इसलिए अब हिंदुओं को जागना होगा। आज आपण पाहतोय इस चुनाव में हमें वोट जिहाद देखने को मिला। वोट जिहाद। चुनाव में हार जीत अहमियत नहीं रखती। कभी ये पार्टी जीतेगी, कभी दूसरी पार्टी जीतेगी, लेकिन इस जीत से कुछ लोगों का आत्मविश्वास इस कदर बढ़ गया है कि उनको ऐसा लगता है कि भले ही वो संख्या में कम हो, लेकिन संगठित होकर हिंदुत्ववादी लोगों को हरा सकते हैं। इसलिए समय और स्थिति को देखकर लोगों को जागने की जरूरत है। फडणवीस के बयान को महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने पकड़ लिया। शरद पवार की एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड़ ने कहा देवेंद्र फडणवीस झूठे आंकड़े देकर सांप्रदायिक आधार पर वोट पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र आवाड़ ने कहा महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में जो सीटें जीती हैं उनमें से सिर्फ 4 ऐसी सीटें थी जहां मुसलमान वोटर्स की तादाद 15% से ज्यादा थी। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपके मित्र सुधीर मुनगंटीवार जिस सीट पे चुनाव लड़ रहे थे और 3 लाख से हार गए, उसमें किधर मुसलमान थे? नासिक में किधर मुसलमान थे? दिंडोरी में किधर मुसलमान थे? रामटेक में किधर मुसलमान है? वाशिम यवतमाल में किधर मुसलमान है? 31 सीट में सिर्फ 4 जगह ऐसी है जहाँ पे मुसलमान का प्रभाव नहीं है, 15-20% है, लेकिन अधिकतम हर जगहों पे हिंदू ज़्यादा है। ये तो मुसलमानों ने नहीं हराया। जो अमन पसंद हिंदू है, जिनको ये नफरत की राजनीति पसंद नहीं है, महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो। इसके बाद संजय राउत ने भी फडणवीस पर निशाना साधा। राउत ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे फडणवीस को जिहाद बहुत याद आ रहा है। राउत ने कहा कि भ्रष्टाचार करके इन्हें लोगों के वोट चाहिए। क्या इन्होंने भ्रष्टाचारियों के साथ निकाह कर लिया है? वोट जिहाद केला म्हणजे काय असतं जरा विचारा जरा। वोट जिहाद किया मतलब क्या किया? उनसे पूछें। उनके मुंह में आजकल जिहाद शब्द बहुत आ रहा है। क्या वो किसी को तलाक दे रहे हैं या फिर किसी से निकाह कर रहे हैं? वोटों के लिए किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के साथ निकाह कर रहे हैं?
हमेशा जिहाद 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 लगा के रखा है। जिहाद शब्द का मतलब समझ लो, फिर बात करो। आप भ्रष्टाचारियों को लोगों के वोट चाहिए। आपने भ्रष्टाचारी लोगों के साथ निकाह किया है क्या? ऐसे बोलें क्या फिर हम? इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान बोले। वारिस पठान ने कहा, महाराष्ट्र में चुनाव करीब है, इसलिए बीजेपी लोगों को कम्युनल लाइंस पर बांटना चाहती है ताकि विकास पर कोई सवाल न पूछे। भाजपा को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उनको पता चल गया है कि महायुति की जो सरकार है महाराष्ट्र में टोटल फेल हो चुकी है डेवलपमेंट विकास सबके नाम पे। तो बस इसी तरह की बात करने पे आ गए, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। अभी लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, सारे जिहाद इनको समझ में आ जाएंगे कि जिहाद का मतलब क्या पता है इनको। और राज्य के होम मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस जी, और संविधान की शपथ ली है, उन्होंने इस तरह की बात करना उनको शोभा नहीं देता। इनको पोलराइज करना है, हर हद तक ये जा सकते हैं, इसीलिए इन्होंने अपने नफरती चिंटू को भी छोड़ दिया ना कि जाओ मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बको। तो साफ जाहिर होता है कि भाजपा की सरकार राज्य के अंदर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है। मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, घुसपैठ, ये सारी चीजें ये लेके आ जाएंगी क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं विकास के नाम पे। देवेंद्र फडणवीस की वोट जिहाद की बात पर जिस तरह से शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और ओवैसी की मजलिस ने रिएक्ट किया, वो नोट करने लायक है। इससे लगता है कि तीर निशाने पर लगा। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों ने रणनीति के तहत बीजेपी को हराने के लिए एक मुश्त वोट डाले। चुनाव के दौरान पुणे में मौलाना नुमानी ने इसी तरह की अपील की थी। अब आमतौर पर कोई ऐसे बातें खुलकर नहीं कहता। देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया, इसलिए मां विकास आघाड़ी के नेता परेशान हैं। लेकिन लगता है कि फडणवीस ने मैसेज दे दिया और राजनीति के लिहाज से अपना काम कर दिया। मैं आपको बिहार का हाल बता दूं, इस वक्त आधे से ज्यादा बिहार बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। बिहार के 16 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, भागलपुर, पूर्णिया, बेतिया, मधुबनी, मोतिहारी, गोपालगंज, मधेपुरा, कटिहार, सीतामढ़ी समेत बिहार के कई जिले पानी में डूब गए हैं। कोसी और गंडक नदी के किनारे बसे इलाकों में हालात बेकाबू हो गए हैं। शहरों में, गांवों में 10-10 फीट पानी भरा हुआ है। गांव में बोट्स चल रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को निकाल रही हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। हजारों लोगों को रिलीफ कैंप्स में पहुंचाया गया है। लोगों को खाने पीने के सामान के पैकेट दिए जा रहे हैं, लेकिन हालत इतनी खराब है कि सरकार की सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। अभी भी सैकड़ों लोग गांव में फंसे हुए हैं। हजारों लोग सड़कों पर खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। बहुत मुश्किल, बहुत खाना पीना का इतना मुश्किल है, सब हद से ज्यादा। खाना नहीं मिल रहा है, बच्चे के लिए का पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। कोई भी नहीं ले पाए, पानी इतना जल्दी आ गया तो क्या कर दे आदमी। अचानक दे ये पानी, रात को आया 2 बजे। कुछ भी नहीं किया है सरकार क्या करेगा? सरकार कुछ नहीं दे रहा है अभी। ये सारा मतलब पानी में डूब गया। यहाँ पे घर सब था, सब मतलब बर्बाद हो गया। सामान लाने गए थे तो डूब रहे थे। कहाँ पर? यहाँ रेत करंट बहुत है, करंट पे पैर फिसल गया, बस डूब रहे। कैसे बची? बचाया, 2-3 आदमी मिल के बचाया। वो भी डूब रहा था, तब ऊपर सब दौड़ा है तब। कितने घर में पानी चला गया है, बहुत नुकसान हुआ है सर। और स्कूल जो है सो स्कूल में लगभग में 5 फीट पानी होगा सर। लगभग में 17-18 किलोमीटर तक जो है सर, इसमें जो है सो जलमग्न हुआ है। अचानक से बांध टूटा परसों रात करीब 2:30 बजे के करीब, और वहां से पानी का जो रेला चला तो किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। अचानक पानी आई। खाना, स्कूल, घर द्वार, जितना जो कुछ भी है हर जगह जलमग्न है। सबका, अगर किसी का 2 मंजिला है तो फर्स्ट फ्लोर सबका डूबा हुआ है। 1 मंजिला वाले के छत के ऊपर से पानी है, और जिसका गेहूं है, जिसका अनाज है, वो निकाल नहीं पाया, वैसे ही अपने रोड पे आ गया, वो जान बचा करके। मौसम डिपार्टमेंट को पता था, गवर्नमेंट को भी उसने पता था, गवर्नमेंट को सब कुछ पता था कि रेस्क्यू के लिए पहले हम निकाल लें। लापरवाही वहां से हुई है। लापरवाही तो हुई है। अब सवाल यह कि बिहार में सितंबर के महीने में ज्यादा बारिश नहीं हुई, फिर इतना पानी कहां से आया? जिन जिलों में बाढ़ आई है वहां तो लोग बरसात न होने से परेशान हैं। असल में यह पानी नेपाल से छोड़ा गया। नेपाल से अचानक पानी छोड़ा गया और इतना पानी आया
कि बिहार के बांध भी नाकाम हो गए। कुछ ही घंटों में नदियां खतरे के निशान को पार कर गईं। पानी का बहाव इतना तेज था कि नदियों का पानी सड़कों को, पुलों को बहाकर गांव-गांव में पहुंच गया। और ये प्रॉब्लम पहले भी कई बार हुई है और इसका हल नेपाल से बात करके ही निकाला जा सकता है। फिल्म स्टार गोविंदा आज अपने ही रिवॉल्वर से चली गोली से घायल हो गए। यह हादसा मुंबई के जुहू इलाके में गोविंदा के घर पर हुआ। बताया गया कि आज सुबह 5:45 बजे गोविंदा को मुंबई से कोलकाता की फ्लाइट पकड़नी थी। वो सुबह 4:30 बजे तैयार हो गए थे। जब गोविंदा अपनी रिवॉल्वर सूटकेस से निकालकर अलमारी में रख रहे थे, तभी रिवॉल्वर जमीन पर गिर गया। रिवॉल्वर के लॉक का एक हिस्सा टूटा हुआ था, जिसकी वजह से गोली चल गई और गोली गोविंदा के पैर में लगी। .32 बोर का रिवॉल्वर लोडेड था, उसमें 6 राउंड लोड थे। हादसे वक्त गोविंदा घर पर अकेले थे। उन्होंने फोन करके अपनी बेटी और स्टाफ को बुलाया। बेटी गोविंदा को लेकर हॉस्पिटल गई। अब गोविंदा के पैर में लगी गोली निकाल ली गई है। गोविंदा पूरी तरह सेफ हैं, खतरे से बाहर हैं। पुलिस इस मिसफायर की जांच कर रही है। गोविंदा ने आज एक ऑडियो मैसेज रिलीज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गोली गलती से चली, गनीमत यह है कि वो बच गए, अब वो ठीक है और जल्दी ही फैंस के बीच आएंगे। ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि रिवॉल्वर अलमारी से गिरा और गोली चल गई। जानकार कहते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं सुना। अब ये जांच का विषय है, पर अच्छी बात है कि गोविंदा को ज्यादा चोट नहीं लगी, वो सेफ हैं, खतरे से बाहर हैं। 48 घंटे में घर लौट आएंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्दी रिकवर करें।